once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your app tech guru. So my dear class 12th students, भाई जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम क्लास 12 CS का थर्ड चैप्टर आप कब लेकर आने वाले हो, तो भाई आ गया है वो समय, क्योंकि आज के इस सेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं द ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्लास 12 CS थर्ड चैप्टर, दैट इज वर्किंग विद फंक्शंस। जी हाँ, आप सभी का इंतजार यहाँ पे खत्म होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो क्लास 12 CS की इसी चैप्टर से शुरुआत होती है। इसी में हमने चैप्टर 1 और 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया था, पाइथन रिवीजन 2 और 1 एंड 2। सो क्लास 11th में यदि आपने पाइथन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो 1 और 2 चैप्टर में मैंने पूरा पाइथन आपका कंप्लीट करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बार सेशन में जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आगे बहुत अमेजिंग से वीडियोस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी। और यदि चाहते हो नोट्स को एक्सेस करना तो अभी की अभी टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में वहां मिल जाने, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वर्किंग विद फंक्शंस अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। यहाँ पे फंक्शंस होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, किस तरीके से इसको कॉल किया जाता है, इन्वोक किया जाता है, कैसा इसका फ्लो होता है पूरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने का, ये सब हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 का पार्ट 1 आज बेटा कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसका पार्ट 2 कंप्लीट करवाऊंगी, वो भी पूरे प्रैक्टिकल के साथ। सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जानी है ताकि एग्जाम को फोड़ कर आ सको और 100 में से 100 मार्क्स को लेकर आ सको। सो इसी बात से शुरुआत कर लेते हैं भाई आज के सेशन का क्लास 12 CS वर्किंग विद फंक्शंस के साथ में। अभी जब बात फंक्शंस की आती है तो उसका क्या मतलब होता है? जी हाँ, आप जो सोच रहे हो ना, नॉर्मल जो फंक्शन वर्ड सुनते हो, इसका जो मतलब होता है वही होता है। एक फंक्शन होता है कोई इवेंट जिसको आप अटेंड करते हो, और एक फंक्शन होता है कोई टास्क। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, तो हम उसको भी फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन के अपने दो मतलब होते हैं। अब यहाँ पाइथन में किस वक्त की बात की जा रही है? सेकंड वाले की, कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स का यूज कर लेते हैं जो पहले से बिल्ट इन होते हैं, या आप भी डिजाइन कर सकते हो, इसी को फंक्शन कहते हैं। तो ये तो थोड़ी सी टिपिकल भाषा होगी जो कि पाइथन की है। और इजी और आसान भाषा में समझाऊं तो सपोज मैंने आपको कहा कि भाई आपके पास एक कॉफी मशीन है जो ऑटोमेटिकली आपको कॉफी बना के प्रोवाइड कर देती है। आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी है मैम, कॉफी मशीन में बस आपको क्या रखना है, कप नीचे रखना है और कॉफी अपने आप आ जाती है। ठीक है, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, टैप ओपन होता है ऑटोमेटिकली और कॉफी आ जाती है आपके कप में, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉफी मेकिंग मशीन का काम है ये कि उसको कैसे कॉफी बनानी है। तो यहाँ पे जो कॉफी मशीन है उसका काम है, उसका ये फंक्शन है कॉफी को प्रिपेयर करना। इट डजंट मैटर कि उसमें इंटरनली क्या प्रोसेस हो रही है। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, है ना, मेक कॉफी करके। क्या बनाया? मेक कॉफी करके हमने एक फंक्शन बना दिया। और इस फंक्शन में अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं भाई, इस फंक्शन में आप कुछ प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि सपोज टेक कप, ओके, आपने कप लिया, देन उसमें आप फिर लिखोगे pour some वाटर और some मिल्क, देन कॉफी। इस तरीके से आपने कुछ स्टेप्स लिख दी। देन प्रिंट में फिर लिखोगे आप क्या, कॉफी इज रेडी। तो कुछ नहीं करना है, सारा काम किसका है? कॉफी मशीन का काम है। किसका काम है? सारा कॉफी मशीन का काम है। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल किया जस्ट कि मेक कॉफी। हमने क्या किया, मेक कॉफी नाम के एक फंक्शन को कॉल कर लिया भाई कि कॉफी बनाना है तुमको, तो मेक कॉफी नाम का फंक्शन कॉल होगा। और ये मशीन के अंदर की पूरी प्रोसेस है कि मशीन के अंदर आपको सारी चीज ऑटोमेटिकली होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये जो मेक कॉफी फंक्शन है ना, यही वो मशीन है जो ये काम ऑटोमेटिकली कर रही है। हमें कुछ भी नहीं करना है, डजंट मैटर। तो सिमिलरली यदि बात की जाए क्लास 12 वर्किंग विद फंक्शंस में, तो पाइथन में भी ऐसे कुछ बने बनाए पहले से आपको कोड मिल जाते हैं जो फंक्शंस कहलाते हैं। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई फंक्शंस डिजाइन करना चाहते हो जिस कोड को बार बार नहीं लिखना पड़े, एक ही बार लिखो और उसको बार बार यूज करो। भाई एक बार ये डिफाइन हो गया, बार बार आप बस मेक कॉफी वाले फंक्शन को कॉल कर लो। जितनी बार आपको कॉफी पीना है ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा और आपको कॉफी मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसा कुछ कोड चाहते हो कि जो आपको एक बार लिखना पड़े लेकिन उसको अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हो, आपको बार बार वो 8 से 10 लाइन का कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, तो यहाँ हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो फंक्शन इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड जो बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। अभी आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो दैट, बट अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी ना तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। तो इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा जी कि फंक्शंस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा कोड जो कि किसी भी काम को ऑटोमेटिकली कर रहा है, बस हमें उसको कॉल करने की जरूरत होती है। कॉफी मशीन को कहा
और कॉफी मशीन के पास गए आप, विदाउट मैटर कि कॉफी कैसे प्रिपेयर हो रही है, आपको कॉफी मिल रही है, ये उसका फंक्शन है कि उस मशीन को कैसे काम करना है ना जी। सो लार्ज प्रोग्राम्स आर जनरली अवॉइडेड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज अ सिंगल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Thus a large program is broken into smaller units known as functions। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं वो जनरली अवॉइड कर दिए जाते हैं। अभी देखो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, है ना, उसमें भी यदि आप चाहो तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। जनरली इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है ना, इतने बड़े प्रोग्राम्स को, इतने सारे कोड को, 4-4 पेज के भरे भरे कोड को याद करना, मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो क्या कर देते हैं हम, इन सारे लार्ज कोड्स को स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस में, स्मॉल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो एक जो स्मॉल कोड होगा वो आपका कहलाएगा फंक्शन। A function is named unit of group of program statements. This unit can be invoked from other parts of the program। और इस स्मॉल यूनिट्स को, इस फंक्शन को आप प्रोग्राम के किसी भी यूनिट से, किसी भी जगह से कॉल कर सकते हो, ठीक है जी। जैसे एक कॉफी मशीन से कितने भी लोग कॉफी पी सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बस वो एक ही पर्सन के लिए बनाई गई है, भाई कितने भी पर्सन एक कॉफी मशीन से कॉफी पी सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक फंक्शन को यदि आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो कितने भी प्रोग्राम से, किसी भी जगह से उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू यूज फंक्शंस इज टू मेक प्रोग्राम हैंडलिंग इजियर as only as a small part of the program is dealt with at the time, thereby avoiding ambiguity। मतलब एक ही कोड को बार बार लिखने की जगह आप एक बार उसको लिखो और बार बार उसको यूज करो। तो उसके डुप्लीकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टास्क है उसको इजी कर लेते हैं फंक्शंस की मदद से। अनदर रीजन क्या हुआ, ये फंक्शंस को यूज करने का रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, is to reduce program size। obvious, जो लार्ज प्रोग्राम्स है उसका साइज रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फंक्शंस का। सो ये मोर रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है ताकि कोई भी प्रोग्रामर इसमें इजीली प्रोग्राम कर सकता है। अब आखिर में हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, यदि और सिंपल सी भाषा में समझाऊं इसको तो आप यहाँ समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में पॉलिनोमियल्स तो आप क्लास 8th 9th से 7th से पढ़ते आ रहे हो, है ना जी। पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, तो यहाँ पे हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं दैट इज 2x²। ठीक है, अब इस x की अलग अलग वैल्यू पे ये जो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो स्टेटमेंट, इसकी अलग अलग वैल्यूज निकलेगी। यदि आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 निकलेगा। यदि आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 2 8 निकलेगा। x की वैल्यू 3 रखते हो यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 वैल्यूज आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इस बेसिकली स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आप कोई सी भी x की वैल्यू पुट कर दो तो आपको एक नया आंसर जनरेट होके मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है? सो नाउ वी विल रिप्रेजेंट अबव पॉलिनोमियल समवट लाइक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि f of x is equals to 2x²। बिल्कुल लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल है क्या, एक फंक्शन ही है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की अलग वैल्यूज रखने से आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, तो भाई हमने इसको डिफाइन कर दिया f of x से। ठीक है, जिसमें f of 1 रखने पर फंक्शन 2 रिटर्न कर रहा है, f of 2 रखने पर वैल्यू 8 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ रही है कि f of x is equals to 2x², ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। मैथ्स में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, है ना, ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। दैट कैन बी टर्म्ड एज फंक्शन, वेयर फंक्शन नेमली f as फंक्शन और x क्या है, इसका आर्गुमेंट है। ये x क्या है, आर्गुमेंट, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इस x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 1 2 3 4 जो रखना है रखो, उस पर ये जो f फंक्शन है वो नई नई वैल्यूज जनरेट कर देगा। ओके, सिमिलरली हम क्या करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में भी किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए नई नई वैल्यूज के साथ में एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं ताकि बार बार उस फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नई नई वैल्यूज से उसको कॉल करके यूज कर सकते हो। तो एक बार लिखना है, बार बार रीयूज करना है। ठीक है, सो ऑन द सिमिलर लाइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आल्सो सपोर्ट फंक्शंस। यू कैन क्रिएट फंक्शंस इन अ प्रोग्राम। तो हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम बनाना है। अब बहुत कॉमन सा प्रोग्राम है, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। कैलकुलेटर के लिए जब आप एक कोई कोड लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो, तो भाई उसमें आपको एडिशन करवाना होता है ना, आपको सम करवाना होता है, माइनस करवाना होता है, इंटू करवाना होता है, डिवाइड करवाना होता है। तो आपने क्या किया, सम माइनस इंटू डिवाइड के लिए एक कॉमन कोड लिख दिया। आप यूजर कोई भी नंबर दे दे, है ना। सपोज कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन 1 करके, जो क्या करेगा, एडिशन करेगा। ये फंक्शन 2 है जो सब्ट्रैक्शन करेगा। ये फंक्शन 3 है जो मल्टीप्लाई करेगा। ये फंक्शन 4 है जो डिवीजन करेगा। अब यूजर कोई भी नंबर दे, सपोज यूजर ने लिखा 23 + 53, तो ये एडिशन फंक्शन कॉल हो जाएगा क्योंकि ऐड कर रहे हो आप नंबर। तो एक बार लिखोगे कोड, लेकिन 1000 बार जितने भी नंबर दोगे, 1000
बार बार ये फंक्शन कॉल होगा, जितनी बार चाहोगे उतनी बार। सपोज मैंने फिर कोई दूसरा नंबर दिया 83 माइनस सॉरी प्लस 54, तो ये सेम फंक्शन फिर कॉल होगा। तो ये वैल्यूज अलग अलग होंगी, लेकिन ये फंक्शन एक ही बार डिफाइन करोगे, एक ही बार कॉल होगा। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि आपको इन अलग अलग नंबर्स के लिए बार बार प्लस लगाने की, प्लस फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार इसका डिफाइन कर दोगे कि भाई प्लस जो ऑपरेटर है ये दो नंबर को ऐड करेगा, ये आपने डिफाइन कर दिया, तो बस आप हर अलग अलग वैल्यूज पे इसको एक ही बार यूज कर पाओगे। ठीक है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज बट सेम फंक्शन। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो यहाँ पर देखो वही लाइन लिखी हुई कि कोई भी फंक्शन जब आप पाइथन में क्रिएट करते हो तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स आप देते हो यदि जरूरी होता है, तो कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स, एवरी फंक्शन हैव आर्ग्यूमेंट्स, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको आर्ग्यूमेंट देना बहुत ही जरूरी है, बिना आर्ग्यूमेंट के भी फंक्शन क्रिएट किया जाता है। कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शनैलिटी, अब एक फंक्शन एक से ज्यादा फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैंने एक फंक्शन एडिशन के लिए बनाया, एक सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया, एक मल्टीप्लाई के लिए, एक डिवीजन के लिए, मैं एक कॉमन फंक्शन बना दूं ऊपर जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक कॉमन फंक्शन, और इसके अंदर में सारे ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करवा सकती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है ना। और हमेशा फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। वो फंक्शन जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वो नॉर्मल फंक्शन होता है, और कोई फंक्शन जब वैल्यू उसको रिटर्न करता है तो यहाँ पर आप रिटर्न करके एक कीवर्ड का यूज करते हो। तो ये तीन जो है ना, किसी भी फंक्शन को क्रिएट करते समय आपको पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं कि फंक्शन में हमें आर्गुमेंट देना है, फंक्शन कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, कोई ना कोई सी फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। जैसे प्लस फंक्शन बना रहे हो तो एडिशन करेगा, माइनस नाम का फंक्शन बना रहे हो तो माइनस करेगा, कॉफी मशीन कॉफी बनाने का काम करेगी। आई बात समझ में, है ना जी? सो वही लाइन यहाँ लिखी है, टू डिफाइन फंक्शंस अ सिंटैक्स ऑफ फंक्शन कैन बी रिटन एज। आप फंक्शन को कैसे क्रिएट करोगे? अभी फंक्शन मैंने बता दिया कि होता क्या है मैम, एग्जाम्पल्स भी बता दिए। अब आखिर लैंग्वेज में इसका कोड कैसे करेंगे मैम? कोड करके समझोगे तो इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि आपको DEF नाम का एक कीवर्ड यूज करना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफाइन, कि हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फिर आता है फंक्शन का नाम, जिस फंक्शन को आप डिफाइन करने वाले हो उस फंक्शन का नाम लिखते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं वो इस पैरेंथेसिस में आते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। इन आर्ग्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, पैरामीटर्स भी कहते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन को एंड करते हैं किससे? कॉलन से। ध्यान रखना, कॉलन से इसको एंड करोगे ताकि जैसे ही कॉलन पुट करोगे तो एक इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इस इंडेंटेशन की मदद से ये समझ में आएगा कि अब आप फंक्शन बॉडी के अंदर हो, ये फंक्शन आप डिफाइन करो, इसके अंदर अब आप स्टेटमेंट लिखोगे। तो जो भी स्टेटमेंट है फिर वो स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखोगे, जितने स्टेटमेंट 1 2 3 जितने स्टेटमेंट डिफाइन करो, ठीक है, तो वो इस फंक्शन के अंदर आएंगे। और जैसे ही इस स्पेस को आगे करके आप यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये स्पेस यहाँ पे हटा दी, 4 स्टेटमेंट लिख दिया, यहाँ से कुछ कोड करना स्टार्ट किया, तो वो ये फंक्शन बॉडी के बाहर होंगे। तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी जैसे इफ एल्स में, लूप में आप देखते हो ना कॉलन लगा देते हैं, तो आप इस फंक्शन की बॉडी में या इफ एल्स की बॉडी में आ जाते हो। यहाँ पे इसके जो है स्टेटमेंट आप लिखते हो वो स्पेसिफिकली इसी ब्लॉक के स्टेटमेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो डेफ कीवर्ड का यूज करना है, फंक्शन का नाम लिखना है, व्हाटएवर यू वांट। एडिशन फंक्शन बनाना है तो ऐड लिख दो, सम बनाना है तो सम लिख दो, जो आपको नाम अच्छा लगता है वो नाम से आपको फंक्शन बनाना है। पैरेंथेसिस ओपन करना है और यहाँ पे आपको पैरामीटर या आर्गुमेंट देना है, कॉलन लगाना है और इसके अंदर वो सारे स्टेटमेंट लिखना है जो कि आपको एग्जीक्यूट करवाना है। जो काम फंक्शन करने वाला है वो यहाँ आएगा, ठीक है। और यदि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो भाई आपको यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड के साथ में वो वैल्यू को रिटर्न भी करवाना होगा। सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स, ये याद कर लेना, ये आता है एग्जाम में 100%। ओके जी, अब एग्जांपल समझो क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, डेफ कीवर्ड का यूज कर लिया और इसके अंदर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है भाई कि कैल्क समथिंग नाम का, मतलब ये जो फंक्शन है कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेगा, और पैरेंथेसिस में हमने x दिया, किन वैल्यू पे कैलकुलेशन करेगा? जो x की वैल्यू होगी, x इज आर्गुमेंट, ठीक है। ये लगा दिया कॉलन। अब जैसे ही कॉलन लगाओगे तो देखो ये यहां से स्टार्ट नहीं हुआ स्टेटमेंट, कहां से स्टार्ट हुए? जो स्टेटमेंट आपके स्टार्ट हुए वो इतना स्पेस छोड़कर यहां से स्टार्ट हुए। समझ में आई बात? मतलब अब आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हो। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी हुई है? r इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इंटू नहीं है, एक्सपोनेंशिएशन के बाद 2 है, मतलब कि फंक्शन आपका 2x स्क्वायर वाला ही फंक्शन है। देखो 2 मल्टीप्लाई x और x की पावर 2 है तो पावर के लिए यूज करते हैं एक्सपोनेंशिएशन, ये एक्सपोनेंशिएशन
है ना जी। तो हमने यही फंक्शन बना लिया जो अभी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखा था। ये रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा आर। क्या एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी, सपोज एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड 2 1 जा 2, तो आर की वैल्यू आ गई 2। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर x की वैल्यू जब आप 2 दोगे तो यही सेम फंक्शन 2 के लिए भी चलेगा, यही सेम फंक्शन 3 के लिए भी काम करेगा, 4 के लिए भी काम करेगा। जो x की वैल्यू दोगे ना, जितनी बार दोगे उतनी बार ये फंक्शन काम करेगा। समझ में आ गई बात। तो एक बार लिखना है, 1000 बार यूज करना है। दिस इज द मेन फंक्शनैलिटी और मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शन। वी कैन रीयूज अ सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन बाय कॉलिंग इट। तो इसको यूज करने के लिए इसको कॉल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई बिना बुलाए तो मेहमान भी नहीं आते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर यदि आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, है ना। जो भी उसमें डेफिनेशन होगी, जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या दोगे, कैसे दोगे, तो यहाँ पे लिखा है आपने a इज इक्वल्स टू इंटीजर। इनपुट फंक्शन में आपने नंबर इनपुट करवाना है यूजर से, और प्रिंट फंक्शन में आपने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। देखो तो यहाँ जो भी a की वैल्यू यूजर देगा ना, वो a की वैल्यू इस x में आ जाएगी और बाय डिफॉल्ट फिर ये फंक्शन आपका काम करने लगेगा। तो आपने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, और यहाँ पे इस फंक्शन को यूज किया। इसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। ओके, तो आ रही है मेरी बात समझ में अच्छे से। अभी पूरा डिटेल में अभी पढ़ना है, फिलहाल आपको इतना क्लियर हो गया है। यहाँ देखो ये नेम ऑफ फंक्शन, ये आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन, ये रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है इनसाइड प्रिंट फंक्शन। यहाँ पे ये पूरा जो ब्लॉक है ये कहला रहा है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और ये फंक्शन के अंदर की बॉडी है जो एक इंडेंटेशन के साथ में आप देख रहे हो सेट है, ठीक है जी, क्लियर। चलो, तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने बताया। नाउ कॉलिंग और इन्वोकिंग यूजिंग अ फंक्शन। अब किसी फंक्शन को जब आपने डिफाइन किया तो आप उस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद में उसको यूज करना चाहते हो। जब उस फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए उस फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। तो कैसे कॉल करते हो, और फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या सिंटेक्स आपको फॉलो करना होता है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल फंक्शन का नाम लिखना है, और यदि कुछ आर्गुमेंट है तो पैरेंथेसिस में उसके आर्गुमेंट लिख देना है। जैसे अभी कैल्क समथिंग नाम का फंक्शन बनाया, तो कैल्क समथिंग नाम का फंक्शन लिखा और ब्रैकेट में जिस भी वैल्यू से उसको कॉल करोगे, सपोज 5 से कॉल किया तो 5 पास कर दिया। अब ये जो 2x स्क्वायर है वो 5 के लिए कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज कॉलिंग और इन्वोकिंग अ फंक्शन। या फिर आप यहाँ पे इस फंक्शन में इस तरीके से वैल्यू भी दे सकते हो कि a की वैल्यू 7 दे दी और यहाँ पे लिटरल की जगह आप डायरेक्ट a को भी पास कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो हैपेंस। सो कंसीडर वन मोर और फंक्शन, एक और फंक्शन की यदि हम बात करें तो अभी हमने कैल्क समथिंग में क्या देखा, 2x स्क्वायर वाला फंक्शन देखा। अब यहाँ पे एक फंक्शन है जो x का क्यूब कैलकुलेट करेगा। जी हाँ, आराम से डिफाइन कर सकते हो। क्या लिखा है, डेफ और क्यूब नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं जो किसी भी नंबर का क्यूब कर देगा। यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा भाई, उसका क्यूब करके आपको देगा, ठीक है। तो आपने लिखा डेफ क्यूब और क्यूब में x पास कर दिया, कॉलन लगाया। अब ये कैसे कैलकुलेट करेगा क्यूब, तो यहाँ हमने लिखा है क्या, यहाँ हमने r में क्यूब ले लिया और x इनटू क्या कर दिया, x डबल स्टार इक्वल्स टू 3, क्योंकि क्यूब मतलब पावर होगी 3 टाइम्स। और इस रिजल्ट को, इस r को रिटर्न करवा लिया। इस रिजल्ट को क्या करवा लिया हमने, रिटर्न। तो RETURN रिटर्न में हमने लिख दिया r। तो ये हो गई आपकी फंक्शन की डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है जी। आई बात समझ में। कॉलन लगाओगे तो ये देखो यहाँ पे ये इंडेंटेशन के थ्रू स्पेस सेट छूटा हुआ है, जिससे ये पता चल रहा है कि आप इस बॉडी में आ चुके हो, फंक्शन बॉडी में। नाउ r इज इक्वल्स टू x एक्सपोनेंशियल 3। अब सपोज इस फंक्शन को आपको यूज करना है, ये आपने कोड तो लिख दिया बकायदा में कि x क्यूब कैलकुलेट करने के लिए ये कोड है, ठीक है। बट ये काम कब करेगा, जब इसको कॉल करोगे। सपोज मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया क्यूब में 5 लिखकर, क्या लिखकर, 5 लिखकर। जैसे ही कॉल करोगे तो इसकी डेफिनेशन सर्च होगी, इसकी डेफिनेशन यहाँ मिल रही है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, अब 5, क्योंकि आपने आर्गुमेंट क्या पास किया, तो आपने लिखा फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में उसका आर्गुमेंट पास किया। तो अब यहाँ पे 5 की पावर 3 कैलकुलेट होगी और जो आंसर होगा वो r में आ जाएगा। तो r में आंसर आ जाएगा 125। तो इस फंक्शन ने r की वैल्यू मतलब 125 रिटर्न कर दिया। अब सपोज आपने यहाँ पे लिखा है प्रिंट r, तो भाई r की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 125। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप कोई लिटरली पास करो, आप कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हो। इस तरीके से कोई भी फंक्शन में आप जब फंक्शन को कॉल करते हो तो उस समय उसमें आर्गुमेंट कितने तरीके से पास कर सकते हो। तो पहले तो आप कोई लिटरल पास कर सकते हो, जैसे अभी मैंने 5 पास किया था, आप 4 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 1 दे सकते हो। जिस भी नंबर का आपको क्यूब करवाना है वो नंबर आप एज इट इज पास कर सकते हो। तो कॉल करने का पहला तरीका कि कोई लिटरल से आप डायरेक्ट आर्गुमेंट देके पास कर सकते हो, या फिर आप कोई वेरिएबल पास करके भी
फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जैसे नंबर में हमने वो नंबर ले लिया और फिर NUIM को पास कर दिया, तो आप कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है जी। नाउ टेकिंग इनपुट एंड पासिंग इनपुट, अभी इनपुट फंक्शन से इनपुट यूजर से लेकर भी उसमें फंक्शन में कोई वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हमने इंट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन में एंटर अ नंबर, तो जो नंबर है वो आपका माई नंबर के अंदर आ जाएगा, और क्यूब फंक्शन में आपने माई नंबर को सेंड कर दिया, तो अब वो क्यूब फंक्शन में ये माई नंबर में जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, यूजर से भी आप वैल्यूज ले सकते हो, उस वैल्यू को भी एज अ फंक्शन आप असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल में अनदर स्टेटमेंट को भी आप कॉल करवा सकते हो, मतलब प्रिंट फंक्शन में भी, ये प्रिंट फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर भी हमने क्या कर दिया, प्रिंट फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर लिया, तो फंक्शन इनसाइड द फंक्शन इज आल्सो पॉसिबल। प्रिंट फंक्शन में भी क्यूब ऑफ 3 को कॉल कर लिया। ठीक है, वही यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डबल ऑफ क्यूब 2 इंटू क्यूब ऑफ 6, तो अभी क्यूब ऑफ 6 से पहले तो 6 का क्यूब होगा, फिर वो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो डबल ऑफ क्यूब में आ जाएगा, क्यूब का डबल भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूब फंक्शन को कॉल करने के तरीके समझ में आ रहे हैं। नॉट ओनली क्यूब, किसी भी फंक्शन को इतने तरीके से कॉल कर सकते हो, उसमें लिटरल वैल्यू पास कर सकते हो, उसमें वेरिएबल पास कर सकते हो, किसी फंक्शन में अनदर फंक्शन को कॉल कर सकते हो, वैल्यूज यूजर से इनपुट लेकर फंक्शन में पास कर सकते हो, राइट, किसी स्टेटमेंट में भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। दिस ऑल आर दी वेज, और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ओके जी। नाउ अब फंक्शंस होते कितने टाइप के, तो ध्यान से समझना, फंक्शंस यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, ये जो इनपुट फंक्शन प्रिंट फंक्शन आप यूज करते हो ना, प्रिंट फंक्शन में आपने लिख दिया यहाँ पर भाई हेलो, तो जरा ध्यान से समझो, ये देखो ये है फंक्शन का नाम, प्रिंट क्या है, प्रिंट है एक फंक्शन का नाम जो कि पहले से ही पाइथन में डिफाइंड है। वो फंक्शन जो पहले से पाइथन में डिफाइंड है, इनका काम ऑटोमेटिकली पाइथन में डिफाइंड है, वो आपके बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। बिल्ट इन जो पहले से बने बनाए फंक्शंस पाइथन में अवेलेबल है। जैसे कि प्रिंट फंक्शन, ये मैसेज को प्रिंट करता है, तो यहाँ मैसेज बदलता जाएगा, बाकी प्रिंट फंक्शन का काम वही रहेगा, प्रिंटिंग करने का, आउटपुट प्रिंट करने। एक इनपुट फंक्शन होता है जो क्या करता है, वैल्यूज को यूजर से इनपुट लेता है, एंटर नंबर एंटर वैल्यू, तो ये इनपुट फंक्शन का काम भी फिक्स है ना, आपको यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट फंक्शन अपना काम कर देगा, बस आपको इनपुट फंक्शन का यूज करना है। सो दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस जो पहले से ही पाइथन प्रोग्रामिंग में फिक्स होते हैं, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें लेन, टाइप, इंट, इनपुट, प्रिंट, ये सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे पढ़े हैं हमने। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस जो कि मॉड्यूल्स में डिफाइन होते हैं। जैसे मैं मैथ मॉड्यूल की बात कर लूं, तो मैथ मॉड्यूल के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे रैंडम फंक्शन होता है मैथ मॉड्यूल का, कौन सा फंक्शन होता है, रैंडम। तो ये एक मैथ मॉड्यूल में डिफाइंड कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि कहलाते हैं मॉड्यूल्स में डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, दिस फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड कैन ओनली बी यूज्ड टू करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल इज इंपोर्टेड। मतलब कि जब आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे अपने कोड में, तभी इनके फंक्शंस को यूज कर पाओगे। जैसे प्रिंट, इनपुट, लेन, ये कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस है, हर किसी कहीं भी प्रोग्राम में यूज किए जा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम में, है ना, कॉमनली यूज कर सकते हो। लेकिन वही कुछ मॉड्यूल से रिलेटेड, जैसे कि हमने बोला मैथ मॉड्यूल, तो मैथ मॉड्यूल का एक ही फंक्शन है राउंड, आपका जो है रैंडम फंक्शन। ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस होंगे उनको आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तभी यूज कर पाओगे, बिना इंपोर्ट किए नहीं यूज कर पाओगे। तो ये कुछ मॉड्यूल ओरिएंटेड फंक्शंस होते हैं जो मॉड्यूल को कॉल करने पर ही यूज किए जाते हैं। जैसे साइन फंक्शन हो गया, ये भी मैथ मॉड्यूल का ही फंक्शन होता है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन, रैंडम फंक्शन, इंट फंक्शंस, है ना, मेरी बात समझ में आई। नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, अब वो फंक्शंस जो हम खुद डिजाइन करते हैं, जैसे अभी आपने क्यूब वाला फंक्शन देखा, कैल्क समथिंग फंक्शन देखा, वो हमने डिजाइन किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैं कोई प्रोग्राम बना रही हूँ, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रही हूँ, तो मैंने प्लस माइनस इंटू डिवीजन नाम से 4 फंक्शंस बना दिए, तो दिस इज माय फंक्शंस जो मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाए। ऐसे हर यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस बनाता है, जो पाइथन में या किसी मॉड्यूल में डिफाइंड नहीं होते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं, याद रखना। सो यूजर या प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब कोई फंक्शन क्रिएट करता है, तो वो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। ये आपसे डिफरेंस में पूछा जाता है, ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। अब फंक्शंस को डिफाइन कैसे करना है, तो अभी मैंने बताया फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड लगाना है, फंक्शन का नाम लिखना है, पैरामीटर्स लिखना है। यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशंस आ जाएंगे, स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, इस तरीके से आप लिखते जाओगे। चाहो तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन फंक्शंस, तो
बेटा ये रूल्स लिख कर आना, ठीक है, कि कोई भी फंक्शन जब आप डिफाइन करते हो तो फंक्शन का नाम एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं जब तक हम डिफाइन नहीं करते तब तक, ठीक है। नाउ आइटम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है वो पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है, और जो आप पैरेंथेसिस में लिखते हो वो आपके आर्गुमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में अच्छे से, यहाँ पे वही लिखा है, यदि जो पंक्चुएटर से आप सेपरेट कर रहे हो वो फंक्शन की डेफिनेशन है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन। अभी और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सम फंक्शन की बात कर रही हूँ, मुझे एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है तो मुझे एडिशन करवाना है नंबर को, तो इसके लिए मैंने एक सम फंक्शन बना लिया। कैसे? डेफ नाम से हमने डिफाइन किया फंक्शन को, सम नाम का फंक्शन बना लिया जिसमें दो वैल्यूज को हम टोटल करवाएंगे, वो दो वैल्यूज यूजर कोई सी भी एंटर कर सकता है। तो x, y, x और y से हमने उन दो वैल्यूज को इस फंक्शन में पास किया। अब क्या कर दिया, s इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो जो भी एडिशन होगा उसका आंसर s में आ जाएगा, रिटर्न करवा लिया s को। बहुत सिंपल सा कोड है, फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और फंक्शन बनाया है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना लिया जो यूजर्स को ग्रीटिंग्स देगा, मतलब कि गुड मॉर्निंग विश करेगा, गुड इवनिंग, ओके, इस तरीके से, और इसमें हमने मैसेज प्रिंट करवा लिया गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जैसे इसको कॉल करोगे तो वो आपको ग्रीटिंग्स प्रोवाइड करेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, विश करेगा, हेलो, हाय, ठीक है जी। तो आगे बात समझ में, ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और ये नॉर्मल और सिंपल सा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, जहां कोई आर्गुमेंट भी नहीं दिया और जो सिंपल एक मैसेज आपको प्रिंट कर रहा है। तो फंक्शन विद आर्गुमेंट भी होते हैं, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट भी होते हैं, दोनों तरीके से आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहली लाइन में फंक्शन का नाम लिखना होता है, कॉलन से सेपरेट करना होता है, उसमें वेरिएबल्स देना होता है, फंक्शन बॉडी में आपको सारे स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। अब फंक्शन बॉडी में रिटर्न को आप यूज कर सकते हो, यदि कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है फंक्शन से तो रिटर्न यूज करो, नहीं करवानी है तो मत यूज करो, इट डिपेंड्स, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू रिटर्न करवानी है या नहीं करवानी, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अच्छा, फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो इंडेंटेशन के साथ सेपरेट होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया, है ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एक से ज्यादा फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, प्रैक्टिकली भी बताऊं कि ऐसा मत सोचना कि मैम प्रैक्टिकल नहीं बता रही, पहले समझ लो क्या चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सेम चीजें मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी बताने वाली कि कैसे कोई फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने डेफ कीवर्ड से सम ऑफ 3 मल्टीप्लाइज 1 नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें एक वैल्यू n पास कर दी। अब यहाँ पे देखो n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3 और सबको प्लस कर दिया, आंसर s में आ गया, तो रिटर्न करवा लिया s को। तो ये एक आर्गुमेंट के साथ में हमने ये फंक्शन यूज करा। दूसरा फंक्शन बना रहे हैं हम सम ऑफ 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 2, तो ये दूसरा फंक्शन हमने बना लिया। यहाँ पे बोथ दिस फंक्शंस आर डूइंग द सेम थिंग, बट फर्स्ट वन रिटर्निंग कंप्यूटेड वैल्यू एंड सेकंड वन प्रिंटिंग दैट कंप्यूटेड वैल्यू। अगर आप दोनों फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ जो आंसर जनरेट हो रहा है एस में वो रिटर्न हो रहा है, और यहाँ जो आंसर जनरेट हो रहा है एस में वो इसी फंक्शन में प्रिंट हो रहा है। तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न ना करके उसी वैल्यू को वहीं उसी फंक्शन में प्रिंट कर रहा है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। एक और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन अ फंक्शन एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया निकालेगा। क्या होता है स्क्वायर का एरिया? साइड इनटू साइड नाम। तो हमने यहाँ पर साइड एंटर कर दिया ए के फॉर्मेट में, यूजर कुछ भी साइड एंटर कर सकता है भाई, अलग अलग एरिया अलग अलग स्क्वायर निकलेगा। तो हमने फंक्शन लगा दिया ए इंटू ए और उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा लिया डायरेक्ट। तो आप एक्सप्रेशन को भी रिटर्न करवा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। नाउ एक और कोड लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर को एज ए पैरामीटर पास कर दिया और रिटर्न करवा दिया। वही एक और हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है जो कि कोट है। कोट नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें आप डेली के कोट्स लिखोगे, इसमें कोई भी आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया है। कोट ऑफ द डे, एक्ट विदाउट एक्सपेक्टेशन, और इस तरीके से आपने जो है कोट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये नॉर्मल फंक्शन। एक और फंक्शन यहाँ दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ए और बी को यहाँ पे पास कर दिया, लेंथ और ब्रेड्थ को। सेम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, तो वही 2 इंटू एल प्लस बी को रिटर्न करवा लिया, एल और बी की वैल्यूज को फंक्शन में पास किया। तो होपफुली आपको ये सारे फंक्शंस के जो एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी बुक के एग्जांपल्स मैंने यहाँ समझाए। बेटा सुमिता अरोरा की बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सुमिता अरोरा की बुक जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वहीं से बनेगा, ठीक है जी। तो अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है ये समझ में आ चुका है। अ फंक्शन डिफाइंस अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, a function defines does not execute the function body, that it's get executed only when the function is called। कोई भी फंक्शन बॉडी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक उसको कॉल नहीं करोगे।
फंक्शन को कॉल करोगे तभी एग्जीक्यूट होगी। कॉफी मशीन के पास में जाके मग रखोगे, उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे तभी कॉफी बन के आएगी, अपने आप नहीं बनेगी। बिल्कुल वैसे किसी भी फंक्शन को ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, एरिया कैलकुलेट करवाना है, क्यूब कैलकुलेट करवाना है, कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, कोई सा भी फंक्शन हो, वो काम तभी करेगा जब उसको कॉल करोगे। ठीक है जी, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब जब भी कोई फंक्शन इन्वोक होगा, कॉल होगा, तभी उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। अब एक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम देख लेते हैं कि इसको कॉल कैसे करेंगे और इसका एक सीक्वेंस क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इन पाइथन प्रोग्राम जनरली ऑल फंक्शंस डेफिनेशंस आर गिवन इन टॉप फॉलोड बाय द स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ फंक्शंस। मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो किया जाता है पाइथन प्रोग्राम में। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे टॉप टू बॉटम अप्रोच को हम फॉलो करते हैं ना। सो दीज आर ऑफन कॉल्ड द टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्क्रिप्ट फ्रॉम द टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। यही होता है, जो इंटरप्रेटर है अब वो टॉप से ही स्टार्ट करता है ना। नाउ इंटरनली पाइथन गिव्स अ स्पेशल नेम टू टॉप लेवल स्टेटमेंट एज मेन। यहाँ पे जो टॉप लेवल के स्टेटमेंट है इंटरनली पाइथन उसको क्या दे देता है, नाम मेन दे देता है। कैसे, चलो देखते हैं। ध्यान से देखो, ये पाइथन का कोड होता है, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया, उसकी डेफिनेशन दे दी DEF से। ये दूसरा फंक्शन, ये उसकी डेफिनेशन, ये तीसरा फंक्शन, ये उसकी डेफिनेशन। अभी ये तीनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये टॉप पे लिखे हुए हैं लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये एग्जीक्यूट कब होंगे, जब इन फंक्शंस को आप कॉल करोगे। तो आपने यहाँ पे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स यहाँ लिख रहे हो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यहाँ फंक्शन के नाम लिखोगे। जहां इसको कॉल करोगे तब वो स्टेटमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट होगा, जब इसको कॉल करोगे तब। समझ में आया? तो ये एक बेसिक पाइथन का कोड होता है जिसमें हम पहले डेफिनेशन देते हैं फंक्शंस की, बाद में उसको कॉल करते हैं। ठीक है जी। now let's now talk about the how to control flow। अब एक्चुअल में इसका कंट्रोल फ्लो कैसे होता है, एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसकी कहानी समझो। देखो हमने क्या किया, DEF नाम से एक सम नाम का फंक्शन बनाया जो दो नंबर को ऐड करे। ठीक है जी, मैम x, y करके हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। अभी जब फंक्शन को डिफाइन करते हो तो इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, r नाम से रिजल्ट जो है वो x और y को प्लस करके आ जाएगा, ये x और y है, और इस रिजल्ट को मैंने प्रिंट करवा लिया, रिटर्न करवा दिया। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप सोचो कि इतना लिखने से फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, इस सम फंक्शन को कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए आप फंक्शन को यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप चाहो तो 10, 20 पास कर दो। आप यहाँ पे सम में चाहो तो यूजर से इनपुट ले लो। कैसे, यहाँ पे आपने इनपुट फंक्शन से इनपुट ले लिया, नंबर 1, नंबर 2 में। ठीक है, इनपुट फंक्शन से यूजर से दोनों इनपुट ले लिया, तो यहाँ पे आप नंबर 1, नंबर 2 लिखकर इसको कॉल कर सकते हो। जितनी बार जैसे कॉल करोगे उतनी बार ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही इंटरप्रेटर को ये मिलेगा ना सम ऑफ, तो ये यहाँ पर 10 और 20 वैल्यू जाएगी और इसका सम होगा, रिजल्ट आर रिटर्न होगा। ठीक है, और यहाँ पर n1 n2 में जो वैल्यू यूजर देगा वो n1 n2 के लिए भी दूसरी बार भी ये फंक्शन कॉल होगा। तो जितनी बार सम फंक्शन लिखोगे उतनी बार ये एक डेफिनेशन बार बार कॉल होगी। तो ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन लिखते से ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको कॉल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो वहां यही लाइन लिखी हुई है, टू इन्वोक अ फंक्शन def sum of x, y, इसको इन्वोक करने के लिए we need to call that statement like sum of a, b। ठीक है जी, आगे बात समझ में अच्छे से। now the block of piece of python program text is executed as a unit, जिसको कहते हैं फंक्शन। so function body is called a block। फंक्शन को also आप एक ब्लॉक भी कहते हो, कि ब्लॉक ऑफ कोड। भाई ये क्या है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड ही है ना। ये क्या है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड ही है जो अगेन एंड अगेन रीयूज हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो एक एग्जीक्यूशन फ्रेम होती है जिसके अंदर ये एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्रेम कंटेन क्या करता है, ध्यान से समझना। कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन, भाई फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ये वही है फंक्शन का नाम, उसमें जो वैल्यू आपने आर्गुमेंट पास किए वो, और यहीं पर जिसमें आप कोई वेरिएबल से उस फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उस फंक्शन में एग्जीक्यूट हो रही है। तो फंक्शंस में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। देखा ना अभी हमने, यहाँ देखो ये डेफ कीवर्ड, ये फंक्शन का नाम, ये उसके आर्गुमेंट्स, ये उसके स्टेटमेंट्स, यही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, है ना। घुमा फिरा के वही चीज लिखी हुई है। अब इसका फ्लो यदि देखना है तो उसके लिए ये जो आपको यहाँ पर मैं अभी कोड बता रही हूँ ना, इसका हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है कि when a function call statement is encountered, an execution frame of the called function is created and control is transferred to it।
Within the function's execution frame, the statement in the function body are executed with the return statement or the last statement of the function body. The control returns to the statement where from the function was called. Okay? अभी कुछ समझ नहीं आया कि मैम ये क्या लिखा हुआ है. समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात. देखो ये क्या लिखा हुआ है कि डेफ नाम से आपने एक fuc नाम का फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख ली और वैल्यू को रिटर्न करवा दिया. तो ये हो गया आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक फंक्शन. ठीक है, अब इसको आप कॉल करोगे इसके मेन सेक्शन से. तो सपोज हमने इस फंक्शन को यहां से कॉल किया, फंक्शन को यहां से कॉल किया, इसमें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखे, तो यहाँ जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना वो इसी फंक्शन में आके वापस रिटर्न होगी और प्रिंट स्टेटमेंट में फिर इसको आप प्रिंट कर पाओगे. तो क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान से समझना आप कि whenever you define some function, it is invoked when it is called. तो यहाँ पे आप जैसे इसको कॉल करोगे तब ये फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज इंटरप्रेटर इसको देखकर बाहर निकल जाएगा. ठीक है जी, इंटरप्रेटर इसको देखेगा भी नहीं, देखेगा भी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी. फिर इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हो गए, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो गई, इसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ आ जाता है फंक्शंस के बाद वाले स्टेटमेंट में, फिर ये स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होना शुरू होता है. कैसे, अब इसको भी डिटेल में समझना. सपोज हमने यहाँ पे प्रोग्राम बना लिया 8 2 नंबर्स थ्रू अ फंक्शन. ठीक है, ये आपका कैल्क सम नाम का एक फंक्शन है जो बेसिक ये एक फंक्शन है ना. इसको डेफ कीवर्ड के साथ लिखना. ये डेफ यहाँ आ गया, देखो ये डेफ यहाँ आना चाहिए. ठीक है, डेफ कीवर्ड के सामने हमने फंक्शन बना दिया. अब इसके बाद देखो ये मेन बॉडी है, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, फिर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है और फिर प्रिंट करवा दिया. अब पहले स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट किया होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड नंबर पे फंक्शन कॉल होगा, फोर्थ नंबर पे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिफ्थ नंबर पे फिर आपका ये एग्जीक्यूट. दिस इज हाउ अबाउट द फंक्शन जो है सीक्वेंस. अभी देखो इसका सीक्वेंस यहाँ से समझाती हूँ आपको. ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है. यस, हियर्स द एग्जांपल. फिर हम इन पॉइंट्स को रीड करेंगे. ठीक है, ये आपकी बुक में भी लिखे हुए है ना जी. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझना. add.py नाम का मैंने एक फाइल बनाया, पाइथन फाइल. यही एग्जांपल अभी हम रन करेंगे. डेफ कैल्सम नाम का एक फंक्शन बना रहे और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया. ठीक है मैम, अब ये हो गया आपका एक फंक्शन जिसको आपने डिफाइन किया. ठीक है जी, अब क्या होगा, फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो यहां से नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट आपका ये एग्जीक्यूट होगा जहां यूजर कोई नंबर देगा. यूजर ने सपोज यहाँ पे इनपुट कर दिया 10.5, तो नंबर 1 में आ गया 10.5. फिर दूसरा स्टेटमेंट होगा ये कि एंटर सेकंड नंबर, तो यूजर ने दूसरा नंबर एंटर किया सपोज 5.0. ठीक है, तो दूसरा नंबर ये आ गया. फिर तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये कि सम इज इक्वल्स टू कैल्सम नाम का फंक्शन है जिसमें नंबर 1 नंबर 2 को पास किया. तो यहां से आपका फिर फंक्शन जाएगा, जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होगा इस डेफिनेशन पे जहां पे कैल्सम मिलेगा उसको. तो कैल्सम को कॉल किया, यहाँ क्या किया है, कैल्सम को कॉल किया और यहाँ मिल गई उस फंक्शन की डेफिनेशन. तो अब यहाँ पे जो आपने नंबर 1 में 10.5 और 5.0 दिया हुआ था वो इस xy में जाएगा. 10.5 एंड 5.0 और दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका 15.5 समथिंग. और ये वैल्यू आपकी फिर क्या होगी, इस रिटर्न फंक्शन से सम में आके रिटर्न हो जाएगी. तो अब इस सम में आपको क्या मिलेगा, 15.5. और एट लास्ट फिर आपका जो स्टेटमेंट है ना, ये हो गया 3 4, ये फोर्थ नंबर की स्टेप हुई, ये फोर्थ नंबर की स्टेप, ये फिफ्थ नंबर की स्टेप और सिक्स्थ नंबर की स्टेप में फिर ये सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. प्रिंट फंक्शन के थ्रू सम की वैल्यू. सो दिस इज द सीक्वेंस. ये पहले से डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी. समझ में आ गई बात अच्छे से. तो यहाँ पे देखो यही सीक्वेंस लिखा है, पहले सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल आ गया तो फिर थर्ड और फोर्थ एग्जीक्यूट हो गया, फिर 8 और फिर 9. इस सीक्वेंस आपको यहाँ पे बता रहा है. ठीक है जी, आई बात समझ में. और इसको और इन शॉर्ट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत डिटेल में सुनीता अरोड़ा में दिया हुआ है. ठीक है जी, तो आप जो मैं आपको बता रही थी कुछ पॉइंट्स वो ये थे, ध्यान से समझो कि एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम. कमेंट लाइंस इग्नोर की जाती है, कमेंट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती जो कि हैश से लिखी जाती है. इन पाइथन नोटिस दैट फंक्शन डेफिनेशन जो कि डेफ से लिखा हुआ है जस्ट एग्जीक्यूट्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड. अदरवाइज इसको जो है फंक्शन हेडर को इग्नोर किया जाता है. The statement inside a function body are not executed until the function is called. जब तक कि फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो डेफिनेशन जो अंदर लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. In Python a function can be defined another function inside it. एक फंक्शन में आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो. जैसे प्रिंट फंक्शन में मैंने cal something नाम के फंक्शन को यूज कर लिया, cal sum नाम के फंक्शन को यूज कर लिया और यहाँ पे x पास कर दिया. तो ये एक फंक्शन में ये दूसरा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं.
When a code line contains a function call, Python first jumps to the function header line and then the function line of the function body starts executing it. जैसे ही फंक्शन को कॉल करते हो तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वहां पे जो है इंटरप्रेटर पहुंच जाता है, कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है फंक्शन की डेफिनेशन पर जैसे ही फंक्शन कॉल मिलता है, और फंक्शन जैसे ही वैल्यू को रिटर्न करता है तो फंक्शन का डेफिनेशन एंड हो जाता है और फिर वापस आप फंक्शन बॉडी के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वो वैल्यू उसी वेरिएबल में आके वापस कॉपी हो जाती है जहां से आप इसको कॉल करते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सो इफ द कॉल्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यदि कॉल्ड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वहां से कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आती, वो उसी फंक्शन में रहती है। ठीक है, वहीं से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सेम प्रोग्राम और इसकी सारी लाइंस यहाँ पे 1 बाय 1 लिखी हुई है, ध्यान से इसको पढ़ लेना जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई। ये रिटर्न है, यदि यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो ये वैल्यू यही रहेगी, बाहर नहीं आ पाएगी। ये रिटर्न लिखने से ये वैल्यू सम में आ पाएगी। ठीक है जी, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अब आप फंक्शन में आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स भी दे सकते हो। तो मैम आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स क्या हुए? वही जो फंक्शन के ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में लिखते हो वही तो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो देखो आर्गुमेंट्स कब होते हैं? जब आप कॉल कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ समझो जैसे डेफ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है a, b, तो आप यहाँ पे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसके लिए आपने मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बना दिया और प्रिंट में आपने लिख दिया a into b। तो अब ये फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ये यहीं पर ही आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आपने y इक्वल्स टू 3 दिया तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 है और 12 y लिख दिया, तो पहली a की वैल्यू 12 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। बात समझ में आई? तो यहाँ पे 12 और 3 के लिए कॉल होगा। सेम y और y के लिए चला सकते हो, x की वैल्यू 5 लिखकर y, x के लिए। तो इसको किसी भी तरीके से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। 3 से 4 बार फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, और अलग अलग वैल्यूज के साथ में आप इसको कॉल कर सकते हो, राइट। सो यू कैन सी द अबव प्रोग्राम एज अ फंक्शन नेमली मल्टीप्लाई, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर 12 y इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो। ये एक लिटरल वैल्यू और ये एक वेरिएबल, ऐसे भी कॉल कर सकते हो। दोनों वेरिएबल पास करके कॉल कर सकते हो, दोनों अलग अलग सेम वेरिएबल के साथ अलग अलग वेरिएबल के साथ भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये सारे तरीके हैं फंक्शन को कॉल करने के। नाउ आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो कोई भी फंक्शन जब आप डिफाइन करते हो तो उसमें ब्रैकेट्स में आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स देते हो। मैंने कहा इसको आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स दोनों कहते हैं, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। आर्गुमेंट्स पाइथन रिफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास्ड इन आर्गुमेंट, जो वैल्यू आप पास कर रहे हो कहलाते हैं। वैल्यू बीइंग रिसीव्ड एज पैरामीटर, जब वैल्यू रिसीव होती है तो वो पैरामीटर के फॉर्मेट में रिसीव होती है। मेरी बात समझ में आई? सपोज यहाँ पे आपने a, b लिखा तो ये आपके आर्गुमेंट्स है। ये क्या है? आर्गुमेंट्स है ना, डेफ के साथ में, डेफ के साथ में आपने इसको डिफाइन किया और a, b लिखा तो ये आर्गुमेंट्स बन गए। ये क्या बन गए अभी? आर्गुमेंट्स। एंड सपोज कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है, उसके बाद आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। फंक्शन को आपने कॉल किया और x, y से कॉल किया, ठीक है, तो जो x, y की वैल्यू कोई a, b में आएगी, तो यहाँ जो वैल्यू आप रिसीव करोगे फंक्शन में वो पैरामीटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो पैरामीटर्स कहलाएंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई बात समझ में? अब आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स कोई लिटरल हो सकते हैं, मतलब कोई नंबर हो सकते हैं, कोई वेरिएबल हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। जैसे यहाँ लिखा है डेफ मल्टीप्लाई a, b प्रिंट a स्टार b, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे a, b क्या है? वेरिएबल्स है, आर्गुमेंट्स है जो कि कॉल होंगे। अब इसमें आप 3, 4 दे सकते हो, p, 5 दे सकते हो, कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, p+1। इट डिपेंड्स कि आपको क्या देना है। लिटरल दे सकते हो, 1 वेरिएबल 1 लिटरल दे सकते हो, दोनों वेरिएबल्स दे सकते हो, एक एक्सप्रेशन दे सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबल है। बट यहाँ पे देखो यदि आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि एक आर्गुमेंट एक वेरिएबल है, यहाँ पे आ जाएगी एरर। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अ फंक्शन हेडर कैन नॉट हैव सेम एक्सप्रेशन। फंक्शन हेडर में ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। दे हैव जस्ट नेम और आइडेंटिफायर्स टू होल्ड द इनकमिंग वैल्यू। डेफिनेशन के टाइम पे नहीं लिख सकते हो, कॉल करने के टाइम पे लिख सकते हो। समझ में आई मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने डेफ नाम से एक फंक्शन बनाया सम नाम का, जिसमें मैंने a, b पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? प्रिंट फंक्शन में, ध्यान से समझना, प्रिंट फंक्शन में ही मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। सपोज a प्लस b की वैल्यू को ऐड कर दिया प्रिंट फंक्शन में। अंडरस्टूड दिस थिंग? या फिर इसको रिटर्न ही करवाओ, ठीक है, r इज इक्वल्स टू a प्लस b कर लेते हैं और रिटर्न करवा देते हैं r की वैल्यू को। अब इतना समझना, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब इसको कॉल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ध्यान से समझना। सपोज मैंने सम में लिखा 2, 3, तो यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 ऐड होके रिटर्न में r में 5 आ जाएगा। सपोज मैंने सम फंक्शन में क्या लिखा? a, 3। अब a की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, हमने a की वैल्यू 5 दे दी,
तो अब यहाँ पे ये a,3 मतलब ये 5,3 के लिए चलेगा, ठीक है। या मैंने ऐसे लिखा सम फंक्शन में a,a+1, तो a की वैल्यू 5 है, 5,5+1 5 और 6 के लिए ये फंक्शन चलेगा। तो आप ये जो एक्सप्रेशन है वो कॉल करते समय दे सकते हो, ये कॉल करते समय वैलिड है जब फंक्शन को कॉल करोगे, लेकिन यहाँ पे यदि लिखोगे a+1 तो यहाँ इनवैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ तो डेफिनेशन, यहाँ तो वैल्यूज आएंगी ना, यहाँ कैलकुलेट थोड़ी नहीं होगा। बात समझ में आई? तो यदि फंक्शन को डिफाइन करते हो डेफ के साथ में और यहाँ आप एक्सप्रेशन का यूज करते हो तो हियर इज एरर कम। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से? तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब जरा एक नजर डाल लेते हैं प्रैक्टिकल पर कि क्या मैम वाकई में इस तरीके से आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ देखो मैंने पाइथन ओपन किया हुआ है और हियर यहाँ पे मैं एक DEF नाम से फंक्शन बनाती हूँ। DEF देखो ऑरेंज कलर में हो चुका है क्योंकि एक कीवर्ड है। अब यहाँ मैंने क्या किया, सम नाम से ही फंक्शन बनाती हूँ सपोज, और इसमें पास कर देती हूँ x, y, समझ में आ गया, और लगा देती हूँ कॉलन। कॉलन लगाते से ही हम फंक्शन बॉडी के अंदर आ चुके हैं। हियर यू सी द इंडेंटेशन आर अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं r इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, देख रहे हो आप, r इज इक्वल्स टू x प्लस वाई लिखा है। अब प्लस क्या करता है, बेसिकली प्लस का काम होता है वैल्यूज को प्लस कर देना। एंटर प्रेस किया, अभी भी उसी फंक्शन बॉडी में ही है, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देती हूँ सपोज रिटर्न, ओके जी, रिटर्न करवा लेते हैं मैम r को। नाउ डबल एंटर प्रेस करूंगी तो अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, फंक्शन बॉडी से बाहर आ चुकी हूँ। देखो कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ पर। ये हमने क्या क्रिएट किया, यहाँ पर ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। सपोज मैं पहले लिखती हूँ यहाँ पर प्रिंट में, क्या लिखती हूँ प्रिंट में, सपोज फंक्शन कॉल, क्या लिख देते हैं यहाँ पे हम, फंक्शन कॉल, ठीक है, अंडरस्टूड। और चाहो तो अब इसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन कॉल, अच्छा ये फंक्शन कॉल एज इट इज प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली सम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सम फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यूज देखो, सपोज मैंने दिया 5,10, ठीक है जी, और इस सम फंक्शन को हम प्रिंट के अंदर ही लिखते हैं ताकि इसकी वैल्यूज प्रिंट भी होती चली जाएंगी। ओके जी, नाउ सम फंक्शन को कॉल किया है तो आंसर विल बी 15। देखो जैसे ही मैंने लिखा सम के अंदर 5,10 तो ये फंक्शन डेफिनेशन कॉल हुआ यहाँ पे, और x के अंदर आ गया 5 और y के अंदर आ गया 10, तो 5 + 10 दैट इज 15, और ये वैल्यू r की वैल्यू 15 यहाँ पे रिटर्न होकर आपको आउटपुट शो हो गया। सिर्फ मैंने लिखा था सम 5,10, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 12, क्या लिखा, a इज इक्वल्स टू 12। अब कॉल करती हूँ सम फंक्शन को, और सम फंक्शन में मैं लिखती हूँ a, 10, क्या लिखा मैंने, a, 10, तो a एक वेरिएबल लिया हुआ है और 10 एक नंबर लिया हुआ है, तो a के अंदर 12 है तो 12 और 10 x, y में जाएंगे, ठीक है। नाउ जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी, देखना आंसर इज हियर 22। आगे बात समझ में? तो ये फंक्शन डेफिनेशन कॉल हो रही है, जैसे ही आप लिख रहे हो वैसी, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 12 + 10 दैट इज 22, रिटर्न कर रहा है ये आपको 22, ठीक है जी। कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है? अभी सेम यदि यहाँ पर मैं यूज करती हूँ फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन में, ध्यान से समझना, क्या लिख रही हूँ, a,a+1, अंडरस्टूड। यहाँ में एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं a,a+1। नाउ आई जस्ट एंटर, तो 25 इज द आंसर। भाई a में है 12, 12 + 1 13, 13 + 12 कितना हो गया, 25, और ये फंक्शन में आ रही है वैल्यूज, ठीक है। इस फंक्शन में पहले 12 गया, फिर a+1 से 13 गया, तो आप देख पा रहे हो इस फंक्शन को मैंने यहाँ 3 बार कॉल किया। पहले लिटरल्स के साथ कॉल किया है जिसका आंसर आपको दिख रहा है, फिर एक एक्सप्रेशन वेरिएबल के साथ कॉल किया है, और फिर एक एक्सप्रेशंस के साथ कॉल किया है। इसको प्रिंट फंक्शन में भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट के अंदर यदि मैंने लिख दिया सम, है ना, और सम में आप चाहो तो इस तरीके से लिखवा सकते हो, देखो एडिशन, इस तरीके से आप प्रिंट फंक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, मैंने इस तरीके से इसको यूज किया हुआ है प्रिंट फंक्शन। डन, कॉमा लगा दिया, सम फंक्शन को कॉल कर लिया, और यहाँ पे 2 नंबर्स आपको अब पास करने होंगे, तो जो भी नंबर आपको यहाँ पे पास करने हैं वो नंबर हम दे देते हैं। सपोज मैंने लिखा 4,5, ओके, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये देख रहे हो आप, एक प्रिंट फंक्शन में मैंने दूसरे फंक्शन को, सम फंक्शन को यूज किया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। नाउ आई जस्ट प्रेस एंटर, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, भाई मैंने तो यहाँ सम फंक्शन को कॉल किया था, जैसे ही सम फंक्शन को कॉल किया तो ये इसके डेफिनेशन के पास पहुंच गया। यहाँ पे 4,5 आ गया, 4 + 5 9 हुआ, रिटर्न कर दिया इसने 9, सो आंसर इज एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 9। तो अब आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया। यदि विदाउट आर्गुमेंट कोई फंक्शन यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे मैंने सपोज DEF लिखा, और DEF में मैं सपोज वही ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाती हूँ, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे रही हूँ, देखो कोई आर्गुमेंट नहीं दे रही हूँ, सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस कर दिया,
फंक्शन बॉडी में आ चुके हैं, ग्रीट नाम का फंक्शन आपको दिख रहा है। और अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट में हम सपोज लिख देते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है जी, क्या लिखा, गुड मॉर्निंग, और इसको क्लोज कर दिया। देन इसके बाद कर देती हूँ मैं डबल एंटर, तो ये फंक्शन क्या करेगा, अब ये मैसेज प्रिंट करेगा गुड मॉर्निंग जब भी इसको कॉल करोगे। सपोज मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लिया ग्रीट नाम से, सिर्फ मैंने फंक्शन को नॉर्मली कॉल किया, कुछ भी नहीं करा, क्या लिखा मैंने, फंक्शन का नाम लिखा है, एंड नाउ आई प्रेस एंटर ना, द आउटपुट इज हियर, दैट इज गुड मॉर्निंग, ठीक है जी। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ ये मैसेज आपको प्रिंट करके दे रहा है, इट इज विदाउट आर्गुमेंट एंड इट इज विद आर्गुमेंट, जो कि आपको आंसर रिटर्न करके दे रहा है। तो अब आपको फंक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं वो समझ में आ गया। इसको आप पाइथन की फाइल में भी क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर आपको आइडियली पर ही रन करना समझा दिया है। तो होपफुली अभी आपको फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, आर्गुमेंट कैसे पास करना है, क्या क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं, फंक्शन को कितनी बार आप रीयूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वैल्यूज के साथ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे आप, अगले सेशन में पढ़ेंगे तो क्या आप आर्गुमेंट्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कितने टाइप के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ग्लोबल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, उनका स्कोप क्या हो सकता है, ग्लोबल, लोकल, फंक्शन के अंदर हो सकता है, फंक्शन के बाहर हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो बची हुई है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे अमेजिंग से वीडियोस है जो आप सभी का वेट कर रहे हैं, चाहे आपने क्लास 12th में CS IT IP जो भी लिया। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।